हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर वापस से आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 लेके, केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1 में हमने जो जाना था, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी थी। स्लो स्टेप रिएक्शन क्या होती है, फास्ट स्टेप रिएक्शन क्या होती है, और मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो हमने मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन को वहां पे स्टडी किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम आगे बात करें इसके अंदर, तो हम आगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और फर्दर स्टडी करेंगे। हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी जाना था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा, चेंज इन कंसेंट्रेशन या फिर प्रेशर अपॉन टाइम टेकन था। ठीक है ना। और उसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी जाना था, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी हमने देखा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चन देखे थे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। ठीक है ना। जिसने नहीं किया तो हम यहाँ पे वापस इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। जिसने भी कर लिया है इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी बी गिव सी सी माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस डी पी बाई डी टी दे रखा है। 1.5 डी सी बाई डी टी दे रखा है। कैलकुलेट करना है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम नॉर्मल रिएक्शन लिखे तो कितना आएगा, माइनस ए डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 1 बाय बी डी बी बाय डी टी, और कितना हो जाएगा 1 बाय सी डी सी बाय डी टी। ये हो जाएगा। जैसे लिखना सीखा हमने रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1 में। जिसने नहीं समझ आया वो लेक्चर नंबर 1 में जाके इसको देख सकता है। तो हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है, ऐसा करते हैं इस रिएक्शन को हम पूरी को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ए आ जाएगा डी ए बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी डी बी बाई डी टी 1 अपॉन सी डी सी बाय डी टी। क्या आ जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमारे पास ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया। तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ बी। वैसे हम बोले ए अपॉन सी की जो वैल्यू आई है हमारे पास 1.5 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू जो हो जाएगी, ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास ए की वैल्यू जो हो जाएगी सी इंटू 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 इंटू सी हो जाएगा। ठीक है ना। हम यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको मिटा देते हैं यहाँ से, मिट जा। तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, सी को उधर भेज दो, 1.5 को उधर नीचे लेके आ जाओ। तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1.5 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब रेशियो क्या आ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आएगी बेटा, ए की वैल्यू आ गई 2b, बी बी की जगह सी कितना है हमारे पास, ए अपॉन 1.5। ए की वैल्यू कितनी है 2.5, 2b सॉरी 2b है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2b बी, और ये कितना हो जाएगा 2b अपॉन 1.5। बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2:1:2 अपॉन 1.5। ये 0.5 की टेबल से गया तो कितना हो जाएगा 4/3। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास 4। ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 6:3:4 आ गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 6:3:4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये देखिए पूरा प्रोसेस कर रखा है, आंसर आ रहा है 6:3:4। ठीक है ना। चलिए रेट लॉ क्या होता है हम यहाँ से जाने। तो भाई सबसे पहले रेट लॉ बोल रहे हैं, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है क्या, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। किसके टर्म्स में, कंसेंट्रेशन की टर्म्स में, उसी को क्या बोला है, रेट लॉ बोला गया। तो रेट लॉ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेट लॉ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए और बी, मतलब कि रिएक्टेंट ले रखे हैं अपन ने यहाँ पे। ठीक है ना। ए और प्लस बी जो रिएक्शन देके हमारे को प्रोडक्ट दे रही है, तो ए और प्लस बी जो हमें दे रहा है प्रोडक्ट दे रहा है, और इसके ऊपर हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दें एक्स और वाई।
तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो कैसे आती है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है। कैसे डिटरमाइन हुई है बेटा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन निकल के आया है, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करी गई है। उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से रेट लॉ निकाला हुआ है। तो रेट लॉ इक्वल्स टू क्या होगा? रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स बी की पावर वाई हो गया, है ना। एक्स जो डिफाइन कर रहा है, क्या हो रहा है, वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का डिफाइन कर रहा है, बी का वाई डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ एक्स और बी की पावर एक्टिव मास ऑफ वाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? इन दिस एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बोली बात, जो एक्सप्रेशन है वो क्या डिफाइन कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसका प्रोडक्ट है? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, विद ईच टर्म रेज टू द पावर देयर रेज टू पावर और एक्सपोनेंट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। और जो भी हमारे पास जो रेज टू द पावर में गई है एक्स और वाई की वैल्यू, वो एक्स टू वाई की वैल्यू जो डिटरमाइन होगी, वो डिटरमाइन होगी कैसे? वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी। तो हमारे पास हमने बोला कि एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है ए प्लस बी की इस प्रोडक्ट, तो ये हमारे को वहीं से आया है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू जो हो जाएगी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इन दोनों को सम कर दें तो 1 प्लस 1 जो हमारे पास हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल ऑर्डर को डिफाइन करता है। इसको डिफाइन करता है ओवरऑल ऑर्डर। अभी हम आगे चल के समझेंगे क्या होता है ऑर्डर। तो वो ऑर्डर भी ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डर भी, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इन केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी बी इस प्रोडक्ट दे रखा है। तो रेट लॉ इक्वल्स टू रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स बी की पावर वाई आ गया, ठीक है। द वैल्यू एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली। कैसे फाउंड की गई है बेटा? एक्सपेरिमेंटली फाउंड की गई है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली जब बराबर होगी, अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा तो वहां से हम जरूर बोल सकते हैं कि जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का और बी का, और 1 1 ही आया, और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 1 ही दे रखा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करके भी निकालें और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालें, दोनों की वैल्यू जब दोनों बराबर आ जाए तो वहां पे हम बोल सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है। तो मे बी नॉट, ये कंडीशन यहाँ पे लग कर आ रही है, ठीक है, कि हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रेट लॉ है वो रेट लॉ इक्वल्स टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई 1 और 1 हो सकती है। के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। जो के जो है हमारा एक तरह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है रेट कांस्टेंट। के को क्या नाम दे रखा है बेटा? जैसे हम यहाँ पे रेट इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के इक्वल्स टू ए की पावर एक्स आ जाएगा और बी की पावर कितना आ जाएगा? यहाँ से वाई आ जाएगा। तो के जो है हमारे पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट, इसको नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है ना। ए और बी क्या है? मोलर कंसेंट्रेशन है। के क्या है? रेट कांस्टेंट है। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है, या फिर हम रेट लो बोले इसको, ठीक है। यही रेट लो यहाँ से हमारा निकल कर आया, ठीक है। इन a chemical reaction Na plus N2B gives M1C plus M2B, ये हमारे को एक्सप्रेशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है भाई, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। कहाँ पढ़ाया जाता है? ये केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पे बच्चों इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर N1 बी की पावर N2, ये हमने निकाला। तो ये जो डिटरमाइन हुआ, ये कहां से डिटरमाइन हुआ है? केमिकल इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा, ठीक है ना। वहीं से निकाला है, ठीक है, लोमा, ठीक है, लोमा मा, ठीक है ना। तो ये हो गया रेट इक्वल्स टू के ए की पावर N1 बी की पावर N2। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन ए और बी है, और उसकी जो ए और बी ले लेंगे, और यहाँ पे N1 और N2 की जो वैल्यू होगी, जो दे रखी होगी थ्योरेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर, तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी कि हमारे को 2A प्लस बी गिव्स सी प्रोडक्ट दे रहा है हमारे को। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 2 बोल सकते हैं और बी की पावर क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं। रेट इक्वल्स टू रेट वाला स्पीड वेलोसिटी इक्वल्स टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वो कैसे निकाला गया है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके निकाला गया है, तो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई होगी। ए और बी की वैल्यू अगर 1 कर दे दोनों ही जगह, तो रेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, के बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू भी 1 कर दी और बी की वैल्यू भी 1 कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही जगह 1 कर दिया। एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा तो 1 की पावर एक्स, और यहाँ पे 1 की पावर वाई जो भी होगी, तो वहां पर रेट इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हटा देते हैं यहाँ से, ये लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए गए हैं उनको रेट कांस्टेंट बोला गया है, और क्या बोला है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला गया, ठीक है ना। क्या बोला गया, रेट कांस्टेंट बोला गया या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला गया है। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। जो रेट लॉ है बेटा वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। सो मोर इन्फॉर्मेशन देन लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। लॉ सो मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेटिव डाटा निकल के आता है यहाँ से, ठीक है ना, एज कंपेयर टू लॉ ऑफ मास एक्शन से, ठीक है ना। चलिए आगे चले हम। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन, वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट जो आपके पास हम लिख रहे हैं, रेट इक्वल्स टू के कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ एक्स और बी एक्टिव मास ऑफ वाई। तो जो के है, वो के की वैल्यू जो है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो रेट कांस्टेंट वो डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है। किस पर डिपेंड कर सकता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड कर सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन, जो पावर ऑफ कंसेंट्रेशन है, मतलब कि जो हम रेट लॉ लिख रहे हैं उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। तो मैंने क्या बोला था भाई, रेट इक्वल्स टू के, एक की पावर कितना आ गया एक्स, और बी की पावर कितना आ गया वाई। जो एक्स और वाई को ही डिफाइन कर रहा है, एक्टिव मास ऑफ ए जो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है कितना एक्स है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है वाई है। तो इन दोनों का सम x प्लस वाई वही क्या हमारा डिफाइन करेगा, ओवरऑल ऑर्डर को डिफाइन करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा, किस तरह की रिएक्शन है, ठीक है ना, किस टाइप की रिएक्शन है उसको डिफाइन करेगा। जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बैटरी चार्ज लगाना। चलिए, तो हमने बोला यहाँ पे कि हमारे पास जो फॉर द रिएक्शन ए बी बी गिव्स प्रोडक्ट दे रखा है, तो रेट लॉ इज क्या हो गया, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। एक्स के डिफाइन कर रहा है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, किसको डिफाइन कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए को डिफाइन कर रहा है। वाई के डिफाइन कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी को डिफाइन कर रहा है, और एक्स प्लस वाई दोनों मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। पूरी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही डिफाइन कर देगा। तो मैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले बोला क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, चिंटू इधर देखो, ठीक है ना, गुड्डू गुड्डू इधर देखो सारे, है ना, लड़का लड़की दोनों को गुड्डू नाम रख सकते हैं, तो उसे गुड्डू बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं मैंने सुना भी था गुड्डू जो है दोनों का ही नाम रख सकते हैं, तो हमने गुड्डू बोल दिया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इधर देखें भाई, क्या है बेसिकली क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से तो हमने क्या बोला भाई, वो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो भी रिएक्शन दे रखी होगी उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, वो डायरेक्ट पावर में चल जाएगा, उससे हम डायरेक्ट रेट लॉ निकाल सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। वहां से हम रेट निकाल लेंगे। दूसरा हमने बोला रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है ना। और उसकी पावर एक्स आ जाएगी, उसकी पावर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी कैसे, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके हम वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम थर्ड चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आगे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, जो हमारे पास रेट लॉ लिखा था उसके अंदर जो एक्टिव मास ऑफ एक्स ए की पावर एक्स आ रही है, बी की पावर जो एक्टिव मास ऑफ बी की पावर वाई आ रही है, एक्स और वाई जो डिफाइन कर रहा है, एक्स डिफाइन कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए को डिफाइन कर रहा है, और वाई का डिफाइन कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये डिफाइन कर रहे हैं एक्स और वाई का डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होने वाली है, ठीक है ना। और ओवरऑल सम कर देंगे इसको तो ओवरऑल ऑर्डर निकल के वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो गुड्डू समझ गए होंगे तुम, चले आगे, ठीक है ना गुड्डू। तो हम यहां पे बोले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो जीरो भी ले सकते हैं अपन, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में ले सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है ना। इट शोज डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। क्या डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है ना। इट शो डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे बोलना चाह रहा है ये कि अगर हमारे पास रेट लो इक्वल्स टू के एक्टिव मास ऑफ ए दे रखा है, उसकी पावर 1 दे रखी मानो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है ना, तो रेट भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन को ट्वाइस ऑफ ए कर दें, उसकी पावर 1 है, तो ये बराबर करना है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, तो 2 गुना होगी रेट, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर हो जाता तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको 4r हो जाता है। ये कितना हो जाता है बेटा, 4r हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो बेटा जो भी आपको समझ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि भाई यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल जो क्लास के अंदर बिल्कुल पढ़ाया जाता है उसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा कंप्लीट किया कर जा रहा है, कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इट शो डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है 2a प्लस बी की इस प्रोडक्ट पे, हमारे पास 2a प्लस बी दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। रेट लो इक्वल्स टू क्या हो गया, r इक्वल्स टू के a की पावर x और b की पावर y आ गया। तो इफ a इक्वल्स टू डबल, अगर हम a को डबल कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, तो एक हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। अब क्या बोल रहा है, रेट इक्वल्स टू a को क्या कर दिया हमने, पहले तो ये था आर इक्वल्स टू, हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्या बोला x की वैल्यू कितनी हो सकती है, a डबल करे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, तो दोनों बराबर हो गए, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, जैसे अभी हमने देखा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2ax इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 1 होगी तो दोनों के बराबर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, ठीक है ना। अगर a इक्वल्स टू 4 टाइम्स, a क्या करते हैं 4 टाइम्स कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो भाई क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई है जब हम कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर देते हैं। तो 4 टाइम्स कर देते मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ से क्या हम इसको ऐसा बोले कि यहाँ पे हमारे पास इसको हाफ कर दें, तो 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट होता है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 2r इक्वल्स टू 4a, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, हमारी कितनी आ गई वैल्यू 1/2 आ गई। अब बोला इफ b इक्वल्स टू डबल, b को डबल कर दो, ये b है इसको डबल कर दो 2b कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, आधी हो गई है। तो आधी हो गई है मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे हम b को डबल करने से वो आधा हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं -1 कर दें उसको, तो क्या हो जाएगा r/2 हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, r/2 इक्वल्स टू बी की पावर y, तो y कितना हो सकता है -1 कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, ये -1 b वाला नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ, इसको डबल करने से, तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक b इक्वल्स टू डबल, अब b को डबल कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन शो नेगेटिव, शो नो चेंज। यहाँ पे हमने b को डबल कर दिया बेटा, b को डबल कर दिया तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो b को डबल कर दिया और डबल करने के बाद कोई चेंज नहीं आया, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो सकती है ना, y की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, तो हम क्या होगा r इक्वल्स टू बी, y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो आई होप जो सिग्निफिकेंस है हमारा रेट लॉ का अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह सिग्निफाई कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन को चेंज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है।
समझ गए हो आप? ठीक है, चलिए आगे चले बच्चा पार्टी। तो आगे चलते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो गया भाई? ए इक्वल्स टू ए गिव्स प्रोडक्ट, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ए की पावर एन हो गया, के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर अपॉन ए की पावर एन। आर कितना हो गया? यूनिट ऑफ रेट हो गया, और यह क्या हो गया ए की पावर एन क्या हो? यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन। ठीक है ना, आर क्या है? यूनिट ऑफ रेट देखी थी अपन ने स्टार्टिंग में, तो क्या देखा था? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन क्या हो गई हमारे पास? मोल पर लीटर की पावर एन। कितनी होगी? ये कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर की पावर है, और ये क्या होगा? मोल पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स हो जाएगा। ये हमने रेट लॉ देखा था, ठीक है ना, रेट की वैल्यू देखी थी, यूनिट देखी थी वहां पे। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, तो ये मोल की पावर एल है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा। तो माइनस एन हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मोल पर लीटर की पावर वन माइनस एन टाइम इनवर्स। तो क्या हो गया? यूनिट ऑफ क्या हो गया? मोल पर लीटर वन माइनस एन टाइम इनवर्स। फॉर गैसेस रिएक्शन, गैसेस रिएक्शन दे रखी है हमारे, तो क्या हो जाएगा गैसेस रिएक्शन के लिए? वन माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। एटीएम, वहां पे प्रेशर किस में ले लेंगे? गैसेस रिएक्शन, गैसेस किस में होती है? प्रेशर लेते हैं उसमें, तो गैसेस के लिए प्रेशर किस में हो जाएगा? एटीएम में हो जाएगा। एटीएम में ले सकते हो, पास्कल में ले सकते हो, टॉर्स में ले सकते हो, सेंटीमीटर ऑफ एचजी में ले सकते हो, ठीक है ना, एमएम ऑफ एचजी में ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब हमने देखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम इनवर्स, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू जीरो, अगर n की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो k इक्वल्स टू मोल की पावर लीटर की पावर माइनस वन, वन माइनस जीरो। यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा? जीरो पुट कर देंगे, टाइम इनवर्स, तो मोल पर लीटर की पावर माइनस वन टाइम इनवर्स। यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इफ n की वैल्यू वन कर दे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मोल की पावर लीटर की पावर माइनस वन, वन माइनस वन कर देंगे टाइम इनवर्स, तो वन माइनस वन जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ टाइम इनवर्स बचेगा। n इक्वल्स टू कर दिया, तो n इक्वल्स टू करते सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई। तो क्या बोल सकते हैं? मोल के मोल लीटर के इनवर्स वन माइनस टू, क्या कर देंगे यहाँ पे? माइनस टू वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस टू हो जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस वन बचेगा। तो उल्टा घुमा दें इसको, तो मोल के पावर माइनस वन हो गया, लीटर के पावर माइनस माइनस क्या, प्लस मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। एन इक्वल्स टू जीरो के लिए ये ऑर्डर आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी। बी के लिए एन की वैल्यू वन हुई तो हमारे पास ये यूनिट आ जाएगी टाइम इनवर्स, और जीरो के लिए मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आ जाएगी। मोल की पावर माइनस वन, लीटर की पावर वन, और टाइम इनवर्स हो जाएगा। अगर हम कोई सा भी ऑर्डर निकालना हो हमें, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर निकालना है, तो के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? मोल लीटर की पावर कितना हो जाएगा? माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कितना है? एन, वन माइनस एन है हमारे पास, फॉर्मूला क्या? वन माइनस एन, तो वन माइनस थ्री इंटू टाइम इनवर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? एन इक्वल्स टू मोल लीटर की पावर माइनस वन, और ये आ जाएगा माइनस का टू, ठीक है ना, और ये आ जाएगा टाइम इनवर्स। तो यहां से हम क्या कर लेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा? मोल की पावर माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? लीटर के पावर प्लस टू, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट निकल के आ जाएगी। ऐसे कोई से भी ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, चले आगे। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द गिवन रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NH3 गिव्स N2 प्लस CS2 गैस, ठीक है ना, माइनस DNH3 बाई dt इक्वल्स टू K1 NH3 देखा है, DN2 बाई dt इक्वल्स टू K2 NH3 देखा है, DS2 बाई dt इक्वल्स टू K3 NH3 देखा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। तो रिलेशन निकालना है अपन को K1 K2 K3 के अंदर, ठीक है ना। तो रिलेशन जो आपको देखा होगा, तो आपने रिलेशन देखा है कि भाई हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखी है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट C दे रखा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी निकालते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाता है? माइनस डी ए बाई डी टी आ गया, ठीक है ना। इसके लिए निकालना हो तो कितना है? कांस्टेंट के, यहाँ पे जाए एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी हो गया वन, और वन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास के आ गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो ये के आ गया, ऐसे हम के बी के लिए निकाल लेंगे, के सी के निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से डी बी बाई डी टी के लिए निकाल सकते हैं के बी के सी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि हमारे पास जो भी रिएक्शन दे रखी है, देखा हमारे पास रिएक्शन दे रखी है माइनस वन बाय टू डी एन एस थ्री बाय टी टी, ये हमने रेट लो लिख दिया यहाँ से, ठीक है ना। ये हमारे पास जो दे रखा है, कितना देखा है हमारे को? के वन एन एस थ्री के बराबर दे रखा है, डी N2 बाई डी टी K2 NH3 दे रखा है, और DH2 dt इक्वल्स टू दे रखा है K3 NH3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ K अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ
ओके, के कांस्टेंट जो है इक्वल्स टू के बी कांस्टेंट है, वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल्स टू के सी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी के बराबर, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहां से, हम यहां से लिख देंगे क्या, हम यहां से क्या लिख देंगे, के ए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए जो है कितना है, यहां से स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमारे पास 2। यहाँ पे के बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है हमारे पास 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी जो है कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो के अपॉन 2, के बी अपॉन 1, के सी अपॉन 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया, फाइंड रिलेशन बिटवीन के वन के टू एंड के थ्री। तो के वन के टू के थ्री के बीच में रिलेशन निकल के आ गया, के वन अपॉन 2, के बी अपॉन के टू अपॉन 1, के सी अपॉन 3, के थ्री अपॉन 3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनकर आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास बोलता है फॉर एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट देखना है, द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम्स। क्या बोल रहा है भाई, हमारा बेसिक रिएक्शन बोल रखी है आर इक्वल्स टू के, ए की पावर कितना लिखा है एम दे रखा है, बी की पावर कितना लिखा है एन दे रखा है। द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल्ड, कंसेंट्रेशन जो है हमारे पास वो क्या हो चुकी, डबल हो चुकी, के ए की पावर 2 कर दें और इसको एम कर देते हैं, और इसको कर देते हैं बी की पावर 2b कर दिया, इसको n कर दिया। क्या बोल रहा है, बोथ रिएक्टेंट इज डबल्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी 8 टाइम्स होगी, ठीक है ना। एंड इफ ओनली कंसेंट्रेशन बी इज डबल, अगर बोल रहा है कंसेंट्रेशन जो बी की वो डबल कर दे, तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई बी को डबल कर रहे हैं तो बी 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी को डबल किया हमने यहाँ पे सिर्फ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, तो कितना हो गया भाई, ये तो बराबर हो गई दूसरे के बराबर हो गई, कंसेंट्रेशन बी को डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, तो मतलब पावर कितनी होगी यहाँ पर इसकी 1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1 होगा। अब हम यहाँ पे देखें भाई, हमारे पास 8 टाइम्स होगी, 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई, यहाँ से 4 हो गया, 4 तो बराबर नहीं हो पा रहा है 8 के, तो ऐसा क्या करना है भाई, बी की वैल्यू तो कितनी आ गई है 1 आ गई है, एन की वैल्यू मतलब एक तरह से कितनी आ गई है, एन की वैल्यू 1 आ गई, तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, एम की वैल्यू हो सकती है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 + 1 इक्वल्स टू 3 ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया हमारे पास 3, और रेट लॉ आ जाएगा आर इक्वल्स टू के, और यहाँ पे हमारे पास ए की पावर कितनी आ जाएगी 2 और बी की पावर कितनी आ जाएगी 1, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, रेट लॉ निकल के आ जाएगा, रेट लॉ इक्वेशन भी आ गई और ये ऑर्डर निकल के आ गए यहाँ पे। तो ये पूछा था हमारा, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ए प्लस बी प्रोडक्ट दे रखा है, हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है 0.05 0.05 1.2 इंटू 10⁻³ और ऐसे दूसरी रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास 3 रिएक्शन हुई है, ठीक है ना, तीनों रिएक्शन को हमने मिला के हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा हमारे को, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आर इक्वल्स टू 0.05 की पावर x और 0.05 की पावर कितना हो गया y इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास k कांस्टेंट आ गया, r इक्वल्स टू 0.10 की पावर x 0.05 की पावर कितना हो गया y k, ये कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ और ये क्या जाएगा, एक और हट जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से, ये रेट लो तो लिख रहे हैं, और ये आ जाएगा 0.05 की पावर x और 0.1 की पावर y के, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ तो 3 एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आ गए हैं, 3 एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो 3 एक्सपेरिमेंट होने के बाद बेटा यहाँ से हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है, ठीक है ना। जब ए और की बी की कंसेंट्रेशन 0.05 थी, बी की 0.05, जो रेट ऑफ रिएक्शन कितने चल रही थी 1.2 इंटू 10⁻³ से चल रही थी, ठीक है ना। तो ये दे रखी है हमारे को, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने हैं, देखो इस तरह से लेना होता है कि एक तो कट जाए और एक बच जाए, तो हम क्या करें 2 डिवाइड बाय 1 कर दें, 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 0.10 की पावर कितना हो गया x, और ये हो जाएगा 0.05 की पावर
एक्स, ये हो जाएगा 0.05 की पावर कितना हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा 0.05 की पावर वाई, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितनी बार कट रहा है, ये 2 टाइम्स कट रहा है, तो कितना हो गया 2 की पावर x हो गया, और ये कितनी बार में चल गया बेटा, ये हो गया 2 टाइम्स हो गया पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू तो 1 आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, बताओ जल्दी से बताओ। कि हम ऐसा ले लें इसको कि भाई ये देखो 3/1 कर दें, तो 3/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 3/1 करेंगे 0.05 की पावर कितना आ गया x, 0.05 की पावर x, 0.1 की पावर कितना हो गया y, 0.05 की पावर x, ये हो जाएगा कितना 1.2 इंटू 10⁻⁴, 1.2 इंटू 10⁻⁴, ये क्या होगा पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स गया तो कितना हो गया 2 की पावर y इक्वल्स टू ये 1 आ गया, तो y की वैल्यू तो बराबर ही नहीं है, बेस सेम नहीं आए तो क्या हो गया y की वैल्यू 0 हो गई, तो कितनी होगी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ऑर्डर निकल के आ गया, x के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, y के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है नहीं, क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर बन गई। चलिए मैकेनिज्म रिएक्शन देखें अपन, ठीक है ना, हमने बात करी थी भाई हम रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आगे मैकेनिज्म रिएक्शन देखेंगे कि मैकेनिज्म रिएक्शन क्या होती है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती है सबसे पहले, एलिमेंट्री रिएक्शन जो बेसिकली होती है बेटा, ठीक है ना, सब ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो बेसिकली होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसी को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। Those reaction which completes in single step and which have exponents in rate law equal to stoichiometric coefficient of the reactant। यहाँ पे क्या बोला है बेसिकली भाई, हमारे पास जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और जो उसके कंपोनेंट्स है रेट लो के वो इक्वल हो किसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो, यानी कि 2a प्लस बी के सी जो प्रोडक्ट दे रहा है, तो हम यहाँ से रेट लो इक्वल टू के ए की पावर जो बोलेंगे 2 बोल सकते हैं और बी की पावर कितना बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं। जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ये एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, आर को एलिमेंट्री रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन यहाँ पे अगर हमें दे रखी है, तो दोस रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप एंड विच हैव एक्सपोनेंट रेट लो इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे हम डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर 1 था, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 था, तो 1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑर्डर हो जाएगा। जैसे हमने एक यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, तो यहाँ पे भी हमने देखा a की पावर 2 b की पावर 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, ओवरऑल ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन को हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि हम वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर हम बोले यहाँ पे कंपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोले या फिर कंपोजिट रिएक्शन इसको बोले बेटा, ठीक है ना। तो दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप्स, जो रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती है, फॉर दीज रिएक्शन मैकेनिज्म इज प्रपोज, उसके लिए मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है। ठीक है ना, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन मल्टी स्टेप्स, जो बहुत ज्यादा स्टेप्स लें उसको कंप्लीट होने में, ठीक है ना, उसके अंदर फास्ट स्टेप भी हो स्लो स्टेप भी हो, उसी को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर कंपोजिट रिएक्शन। यानी कि a + b गिव्स f दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मानो f ये दे रहा है, तो हमारे पास a + b से बना पहले c, c + d से बना e, और e से बना हमारे पास f। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप में a + b से f बना, ठीक है ना, तो बीच में ये क्या आ गया, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गए हैं, तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गए, तो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक है ना, 3 स्टेप में बेटा ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो जितने ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है उसी को 2 स्टेप में भी इवन कंप्लीट हो रही है, तो उसको अभी हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर कंपोजिट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना,
अब ये जो रिएक्शंस होती है यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि कुछ रिएक्शन जो फास्ट होती है, ठीक है ना, और कुछ रिएक्शन क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है। जो फास्ट रिएक्शन होती है स्लो होती है, तो जो स्लो रिएक्शन होती है वही क्या होती है, हमारी रेट को डिटरमाइन करती है, उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। RDX नहीं, क्या बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ओवरऑल रेट जो है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है स्लोवेस्ट स्टेप से। जो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी से हम अपनी रेट को डिटरमाइन करेंगे। क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी स्लोवेस्ट स्टेप की मदद से हम क्या करेंगे, रेट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। वही क्या होती है, हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है वो स्लोवेस्ट स्टेप। उसी को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट। भाई हमारे पास जब रिएक्शन बनाए तो रिएक्शन बनाने के बाद अगर हमारे पास रेट लॉ आया, और रेट लॉ मानो ये वाला होता C+D होता, ठीक है ना, ये हमारी स्लो स्टेप होती, तो रेट हम लोग हम यहां से लिखते रेट इक्वल टू K C और ये D। तो भाई COD आ गया, और COD आ गया तो हम मेन जो रिएक्शन देखें तो मेन रिएक्शन में तो COD है ही नहीं। भाई COD मेन रिएक्शन में नहीं है तो यहां से हम बोल सकते हैं ये इंटरमीडिएट्स हैं। बीच के जो होते हैं रिएक्शन जब चली होगी A से B रिएक्ट करके जब F बनने वाला होगा तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप भी बनी होगी, ठीक है ना। बीच वाली स्टेप्स जो बनी होगी उसी को इंटरमीडिएट बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो उनको भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करके सकते हैं, उसको हम यहाँ से रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते उससे। तो यहां से इससे रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम क्या करना पड़ेगा, इनको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट को di/dt इक्वल्स टू 0 के अकॉर्डिंग कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके इनको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जे एडवांस चल जाता है। हम बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे A+B की C वाली अगर ये स्लो स्टेप रिएक्शन होती है और ये होती है फास्ट, ठीक है ना, ये होती है फास्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, रेट इक्वल्स टू K A की पावर 1 और B की पावर 1। तो यहीं से हमारे पास स्लो स्टेप के बेसिस पे हमारे पास रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाता है, यही हो जाती है हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ इसके अंदर A और B जो आ रहे हैं हमारे मेन रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट को हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। इफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप व्हिच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये बोल रहा है यहीं पे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रखा है तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप के। अगर उसके अंदर इंटरमीडिएट हुआ तो हमें वहां पे उसको फ्री करना पड़ेगा इंटरमीडिएट को, ठीक है ना। RDS कंटेन्स इंटरमीडिएट, RDS जो है कंटेन करता है क्या, इंटरमीडिएट। इट्स वैल्यू इज सॉल्व यूजिंग K इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो कंटेन क्या करता है, अगर इंटरमीडिएट कंटेन करता है तो हमें वहां पे उसको K इक्विलिब्रियम कंसिडर करके, जो इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्रेशन था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, उस केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे K इक्विलिब्रियम निकाल के वहां से अज्यूम करके फास्ट स्टेप को अज्यूम करना पड़ेगा K इक्विलिब्रियम के बराबर, और वहां पे हमें रिवर्सिबल रिएक्शन मानने पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट में आल्सो अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है उसके अंदर प्रोडक्ट भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट में आल्सो भी अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, कई बार प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ऑर्डर निकालना है आपको, ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस F2 इज ट्वाइस ऑफ NO2F। यहाँ पे मैकेनिज्म दी है, दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F, स्लो स्टेप है। दूसरा क्या है, NO2 प्लस F गिव्स NO2F, ये फास्ट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम दोनों रिएक्शन में हम स्लो स्टेप को बोल रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे R इक्वल्स टू K NO2 और ये क्या हो जाएगा F2। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी, स्लो स्टेप भी क्या है RDS है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो हमने इसको निकाल के लिख लिया यहाँ से। अब NO2 और F2 देख लें क्या इंटरमीडिएट तो नहीं बन रहे, नहीं भाई इंटरमीडिएट नहीं बन रहे, NO2 मेन रिएक्शन में है, तो NO2 F2 मतलब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन सही है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखें, सिंस वी नो दैट स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट इक्वल्स टू K NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, तो यहाँ नो इंटरमीडिएट प्रेजेंट, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितनी होगी 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ से, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा।
फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन ट्वाइस ऑफ O3 गिव्स थ्राइस ऑफ O2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया है। तो O3 गिव्स K1 K2 O2 प्लस O, और ये आ गया O3 प्लस O गिव्स ट्वाइस ऑफ O2, ये आ गया K3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको देखें तो भाई इन रिएक्शंस को देख के हम क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप RDS हो जाएगी हमारी RDS। तो क्या आ जाएगा R इक्वल्स टू KO3 O, ये आ गया। अब हमारे मेन रिएक्शन के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको हम रिमूव करें, ये इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा। तो इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं के इक्विलिब्रियम के बराबर मान के। तो के इक्विलिब्रियम जो फास्ट एक्सप्रेशन है, फास्ट वाली इक्वेशन है, उसका हम बराबर करेंगे के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू K1 अपॉन K2। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे O2 नेसेंट ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा हमारे पास ओजोन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे K1 अपॉन K2 O3, और ये आ जाएगा O2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब इसकी वैल्यू जो नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो R इक्वल्स टू K O3 नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे K1 अपॉन K2 O3, ये आ जाएगा O2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, R इक्वल्स टू K3 K1 K2 O3 का स्क्वायर O2 पावर 1। ये O2 की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो R इक्वल्स टू कितना आएगा, नया कांस्टेंट मानने K डैश, तो कितना आएगा O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। तो कितना है 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2 से -1 गया तो कितना हो जाएगा 1 बचा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बेटा, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पर वही कर रखा है, ये एक्सप्रेशन मिट गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, वही निकाला हुआ कि R इक्वल्स K3 O3 O नेसेंट ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है, सो इट मस्ट बी एलिमिनेट किया गया फास्ट एक्सप्रेशन से, के इक्विलिब्रियम निकाला गया है, O की वैल्यू निकाल दी, O3 का स्क्वायर हो गया, O2 के बाद -1 आ गया, तो ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे को एक्सप्रेशन दे रखा है P2 P प्लस P फास्ट, P प्लस Q2 P Q प्लस Q स्लो, P प्लस Q PQ। तो हमारे पास स्लो स्टेप क्या है, वही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा P के आ गया हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा Q2। ठीक है ना, ये Q2 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, अब P2 प्लस Q2 गिव्स ट्वाइस ऑफ PQ। भाई Q2 तो है Q2 है, ठीक है ना, क्या है Q2 तो है, पर P2 नहीं है। तो P2 नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास P है, तो P को हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को इंटरमीडिएट मानना है। तो इंटरमीडिएट को रिमूव करेंगे। तो इंटरमीडिएट कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई, पहली और तीसरी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। पहली वाली में P2 P प्लस P आ रहा है, यहाँ P आ रहा है, तीसरी में P प्लस Q PQ आ रहा है, ये Q एक्स्ट्रा आ गया, तो वापस हमारे को रिमूव करना पड़ जाएगा Q को। तो ऐसा करें, फर्स्ट वाली से ले लें, तो क्या लिख देंगे R इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू, ठीक है ना, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू P और P, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे P2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू P का स्क्वायर कितना आ गया P2 आ गया। ठीक है, तो P का स्क्वायर और P2 आ गया हमारे पास यहाँ से। अब P की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ P से के इक्विलिब्रियम, और ये आ जाएगा P2 की पावर अंडर रूट। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लिखे P इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, और P2 की पावर भी कितना हो जाएगा 1/2। इसको वैल्यू को उठा के हम इस इंटरमीडिएट की जगह रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, और यह आ जाएगा हमारे पास P2 की पावर 1/2 और Q2 की पावर 1। तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 3/2, यानी कि 1.5 हमारे पास ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5। तो हमारे पास देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में भी हमारे पास ऑर्डर निकल कर आ सकता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना,
ध्यान से देखिए, समझते जाइए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। आप अगली क्लास में अपन उसको वापस से एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे भी आपको कुछ समझ नहीं आए, ठीक है ना। कुछ आवाज में, वॉल्यूम में कुछ दिक्कत आई, आपको परेशानी आए, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। वॉइस में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, स्लो फेस है या फिर फास्ट ना फेस जो चल रहा है, हमारा फेस जो है स्लो फेस चल रहा है या फास्ट फेस चल रहा है, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। हंसी मजाक भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ा बहुत मस्ती भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो मस्ती करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये मस्ती करने के लिए अभी तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो लाइव क्लासेस जब चलेगी, जो लाइव क्लासेस के अंदर हम यहाँ पे बच्चों से बातें करेंगे, तो वहां पे थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई जहां हमारे को समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, जहां आपको लगता है कि यहाँ परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हो। जहां पे मेरे को लगता है कि बच्चे जहां पे परेशान होते हैं, बेसिकली मैंने वहां पे उस चीज को बताया है, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ से हमारे पास P2 प्लस Q2 की टू पी क्यू मैकेनिज्म दे रखा है। यहाँ हमारे पास P2 की P प्लस P फास्ट एक्सप्रेशन है। यहाँ से स्लो है, ये फास्ट है, इससे हमने RDS निकाल लिया। उसके बाद इंटरमीडिएट था P, इसको रिमूव कर दिया हमने। हमारे पास P2 की वैल्यू निकाल, P इक्वल टू पी पी के P2 कर दिया, ठीक है ना। और P का स्क्वायर के इक्वल P2 आ गया है, तो P इक्वल टू कितना, के इक्वल P2। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दी, और ऑर्डर आ गया कितना, 3/2, ठीक है। चलिए, अगली क्लास के अंदर अपन मॉलिक्यूलिटी पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए हम यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।